वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। आज अध्यादेश विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में अध्यादेश के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान हैं। न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी अध्यादेश के संबंध में क्या प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं, उसका हम जायज़ा आज के इस वीडियो व्याख्यान में लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो व्याख्यान को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। प्रथम हिस्से में हम संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और दूसरे हिस्से में हम ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो जुडिशियल अप्रोच है, जो संविधान का दृष्टिकोण है और जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर की गई है, उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे ताकि विषय को हम पूर्ण गहनता से और सभी आयामों के संदर्भ में समझ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस होता क्या है, अध्यादेश किसे कहा जाता है। सो इट इज़ अ लॉ हैविंग इक्वल फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ लॉ एज इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर बट promulgated by executive, that is president or governor, upon satisfaction that there are such circumstances render it necessary for him to take immediate action। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो ये एक कानून होता है जिसमें कानून के तरह से ही शक्ति और प्रभाव होते हैं जैसे कि एक विधान सभा के द्वारा या संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मुख्य रूप से यह तो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा अथवा राज्य के संदर्भ में गवर्नर के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये उसी परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं जब राष्ट्रपति और गवर्नर जैसा भी संदर्भ हो, उनको सेटिस्फिकेशन हो, इस बात की उनको पूर्ण संतुष्टि हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसमें कि तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है, तो उन्हीं परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस को जारी किया जाता है। ऑर्डिनेंस की वही शक्ति और वही प्रभाव होते हैं जो कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून के होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की कि केंद्रीय स्तर पर ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी किए जाते हैं और राज्य स्तर पर राज्यपालों के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत ये ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं। वहीं पर राज्य के संदर्भ में गवर्नर्स के द्वारा अथवा राज्यपाल जिनको हम हिंदी में कहते हैं, उनके द्वारा अनुच्छेद 213 के अधीन ये अध्यादेश जारी किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि किन परिस्थितियों में ये अध्यादेश जारी किए जाते हैं, उसका एक जायज़ा हम यहाँ पर लेंगे। पहली परिस्थिति है लेजिस्लेचर, चाहे वो यूनिकैमरल हो या बाईकैमरल हो, आइदर हाउस इज़ नॉट इन सेशन, यानी कि यदि विधायिका चाहे वो एक सदनीय हो चाहे द्विसदनीय हो, यदि एक सदनीय है तो या वो सेशन में नहीं है, या अगर वो द्विसदनीय है तो दोनों में से कोई एक सेशन में ना हो, उन परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति की बात करें तो सेटिस्फिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय को इस बात की संतुष्टि हो जानी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें अध्यादेश जारी करना आवश्यक है। तीसरी परिस्थिति तीसरा बिंदु यहाँ पर इसी चीज़ को इंगित करता है कि इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस
रेंडर इट फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिनमें कि तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है, तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इन 3 परिस्थितियों के मद्देनज़र ही राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 123 और राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के अधीन ऑर्डिनेंसेस यानी कि अध्यादेश जारी किए जाते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट promulgate ordinances during recess of parliament, आर्टिकल 123 यानी कि 123। इसके कुछ क्लॉजेज हैं जिसका हम जायजा इस स्लाइड में लेंगे। फर्स्ट है 123 क्लॉज फर्स्ट, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require। इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जब विधायिका के दोनों सदन यानी कि संसद के दोनों सदन सेशन में ना हो, विश्रांति काल में हो और राष्ट्रपति महोदय का इस बात के लिए संतुष्टि हो कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिनमें तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है, तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों की मांग के अनुरूप राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्लास 2 देखते हैं। एन ऑर्डिनेंस promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of parliament, but every such ordinance, यानी कि इस आर्टिकल के अधीन यानी कि इस अनुच्छेद 123 के अधीन जारी किसी भी अध्यादेश में वही शक्ति और उसका वही प्रभाव होगा जैसे कि संसद के द्वारा निर्मित कानून का होता है, किंतु बट एवरी सच ऑर्डिनेंस shall be laid before both houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of parliament, or if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both houses upon the passing of the second of those resolution and may be withdrawn at any time by the president। तो यहाँ पर जो क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए है वो ये कहता है कि इस तरह से जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के सदनों के समवेत होने के 6 वीक्स यानी कि 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित किया जाना आवश्यक है। यदि इस समय अवधि के पहले वो पारित नहीं किया जाता है या उसे डिसअप्रूव कर दिया जाता है दोनों ही सदनों के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ इसका जो सब क्लॉज बी है वो ये कहता है कि इस तरह से जारी ऑर्डिनेंस को कभी भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे अध्यादेश है तो जब पार्लियामेंट के दोनों सदन सेशन में होंगे उस सेशन के प्रारंभ से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित किया जाना आवश्यक है। यदि वो पास नहीं होता है तो अपने आप समाप्त माना जाएगा या वो सदन उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, उस पर असहमति जाहिर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में भी वो समाप्त हो जाएगा। या तीसरी जो परिस्थिति है वो है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी भी समय पर इस अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है। तो इस तरह से क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए और बी हमने यहाँ पर देखे। बात करेंगे क्लॉज 3 की। इफ़ एंड सो फॉर एज एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविज़न विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कम्पिटेंट टू इनैक्ट इट शैल बी वाइड। तो इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी अध्यादेश जो कि इस अनुच्छेद के अधीन जारी किया गया है उस परिस्थिति में शून्य माना जाएगा, जबकि इसी से संबंधित
किसी कानून को पारित करने की संसद के पास शक्ति ना हो। यानी कि यदि किसी ऐसे विषय पर जिस पर संसद के कानून बनाने की शक्ति ना हो, उस पर यदि ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो अध्यादेश शून्य होगा। कहने का मतलब यह है कि संसद जो है, राष्ट्रपति महोदय जो हैं, राज्य सूची के किसी विषय के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अधिकारिता संसद के पास नहीं है, वो राज्य विधान सभा के पास होती है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। वेयर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड to reassemble on different dates, the period of 6 weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purpose of this clause। तो यहाँ पर देखिए बाईकैमरल जहाँ पर लेजिस्लेचर होती है, यानी कि जैसे भारतीय संसद जिसके 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, तो जो 6 सप्ताह की समय अवधि की चर्चा जिसकी हमने की है, वो 6 सप्ताह कब से गिना जाएगा? तो वो 6 सप्ताह जो दूसरा सदन है, यदि कि दोनों सदन की बैठक अलग अलग प्रारंभ होती है, अलग अलग तिथि से शुरुआत होती है, तो ऐसी स्थिति में जो पश्चातवर्ती सदन है उसकी प्रारंभ होने की, उसके सेशन के प्रारंभ होने की तिथि से ही 6 सप्ताह की समय अवधि की गणना की जाएगी। ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। सेकंड जो क्लॉज है, जो कि 4th था, जो इंसर्ट किया गया था संविधान संशोधन 38 अमेंडमेंट 1975 के द्वारा, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट 1972 विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 20 जून 1979। तीसरी एक्सप्लेनेशन जो इस स्लाइड में हमने चीज़ें देखी उसके संदर्भ में ये है कि वेयर द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट having a legislative council are summoned to assemble on different dates, the period of 6 weeks shall be reckoned from the latter of those dates for the purpose of this clause। यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है। ये राज्य के संदर्भ में है कि जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, यानी कि विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो उस परिस्थिति में जिसकी बैठक पश्चात यानी कि बाद में प्रारंभ होती है, उस से ही उसका 6 सप्ताह की अवधि, 6 सप्ताह की अवधि को गिना जाएगा। ये यहाँ पर राज्य के संदर्भ में कहा गया है। अब हम गवर्नर की जो पावर हैं अध्यादेश जारी करने की, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 213, 213 अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। आइए उसका जायजा ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है? इफ़ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज इन सेशन और वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट एक्सेप्ट व्हेन both houses of the legislature are in session, the governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि जब जहाँ पर जिस राज्य में 2 सदन हो विधायिका के अथवा 1 सदन हो और वो सेशन में ना हो, और गवर्नर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसमें कि तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो गवर्नर उस परिस्थिति के अनुसार ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। परंतु यहाँ पर एक कंडीशन हमको देखने को मिलती है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर शैल नॉट promulgate any such ordinance without instruction from the president। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना उनके अनुदेशों के राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राज्यपाल की जो शक्ति है ऑर्डिनेंस जारी करने की, उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय का नियंत्रण है। और उन परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिसकी संविधान में चर्चा की गई है, उन परिस्थितियों के अंतर्गत राज्यपाल को किसी भी
अध्यादेश को जारी करने से पूर्व में राष्ट्रपति महोदय से अनुदेश प्राप्त करने होंगे। तो वो परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं या किन परिस्थितियों में किन विषयों से संबंधित ऑर्डिनेंस जारी करने के पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय से अनुदेश प्राप्त करने होंगे, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 213 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए कहता है, अ बिल containing the same provisions would under this constitution have required the previous sanction of the president for the introduction thereof into the legislature। तो ए जो है यानी कि क जिसको हम हिंदी में कहेंगे, ये कहता है कि ऐसा कानून जिसके लिए पहले से राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यदि उस विषय से संबंधित अध्यादेश जारी करने की मांग राज्य कार्यपालिका के द्वारा की जाती है तो उन परिस्थितियों में उस ऑर्डिनेंस को जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश की आवश्यकता होगी। यानी कि ए के अंतर्गत यह कहा गया है कि ऐसे प्रावधान जिनके ऊपर यदि विधि निर्मित की जाती है राज्य विधानसभा के द्वारा, तो उसमें राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती। तो इस तरह के किसी अध्यादेश को जारी करने का जब राज्य विधानसभा के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा गवर्नर को अप्रोच किया जाता है, तो उन परिस्थितियों में गवर्नर राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश के अनुरूप ही कार्य करेगा। तो ये यहाँ पर सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है। सब क्लॉज बी क्या कहता है, He would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president। यानी कि यदि गवर्नर को यह लगता है कि ये आवश्यक है कि इस बिल के ऊपर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति महोदय के अनुदेशों के अनुरूप ही कार्य करेगा। सी यानी कि थर्ड जो सब क्लॉज है वो कहता है कि एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इनवैलिड अनलेस हैविंग बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इट हैड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस सी सब क्लॉज में ये कहा गया है कि यदि विधायिका के द्वारा कोई कानून ऐसा निर्मित किया जाता जिसमें वह तब तक इनवैलिड होता जब तक वो मान्य नहीं होता, जब तक कि उसे राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए रिजर्व ना किया गया हो और उनकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो, तब तक वो अमान्य होता। तो इस तरह का भी यदि इस विषय के संदर्भ में भी अगर कोई अध्यादेश आता है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुदेश के अंतर्गत ही काम करेगा। तो ये तीन प्रावधान हमने यहाँ पर देखे, ए, बी और सी, जिनके अंतर्गत राज्यपाल को किसी भी ऑर्डिनेंस को जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति महोदय से अनुदेश प्राप्त करने होंगे। पहला ए, जिसमें ऐसे प्रावधान हो जिसके लिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती। यदि ऐसा विषय के ऊपर ऑर्डिनेंस राज्य सरकार राज्यपाल से अनुरोध करती है जारी करने की, तो निश्चित रूप से राज्यपाल यहाँ पर राष्ट्रपति के अनुदेश के अंतर्गत कार्य करेगा। बी, जिसके अंतर्गत ये माना गया है कि राज्यपाल को यह महसूस होता है कि इस ऑर्डिनेंस के ऊपर या इस बिल के ऊपर जो है राष्ट्रपति को विचार करना चाहिए, उनके कंसिडरेशन के लिए वो रिजर्व कर सकता था। तो ऐसे विषय के ऑर्डिनेंस के लिए भी राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त किए जाएंगे। और सी, यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता जिसमें निश्चित था कि राष्ट्रपति महोदय के विचार के लिए उसे आरक्षित किया जाता और उनकी स्वीकृति ली जाती, तभी वो मान्य होता। तो ऐसे विषय के अंतर्गत भी ऑर्डिनेंस जारी करने की जब बात होती है तो उसमें भी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति महोदय के अनुदेशों के अनुरूप ही कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने ये तीन प्रोविजंस यहाँ पर देखे। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं हम 213 का। एन ऑर्डिनेंस promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of legislature of the state assented to
बाय द गवर्नर बट एवरी सच ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि अध्यादेश का वही प्रभाव और शक्ति होगी जो कि विधान सभा के द्वारा पारित कानून की होती है। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, इस तरह से जारी प्रत्येक अध्यादेश, shall be laid before the legislative assembly of the state, or where there is a legislative council in the state before both the houses, and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the legislature, or it before the expiration of that period. A resolution disapproving it is passed by the legislative assembly and agreed to by the legislative council, if any, upon the passing of the resolution or as the case may be on the। तो यहाँ पर क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, वहाँ पर दोनों के समक्ष ही इस तरह के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश रखे जाएंगे, और उनको 6 सप्ताह के भीतर, यानी कि जहाँ पर दोनों का सेशन शुरू होता है वहाँ पर 6 सप्ताह के भीतर जो है उसको पारित करना आवश्यक होगा। अगर वो पारित नहीं होते हैं तो वो सीज टू ऑपरेट हो जाएंगे, यानी कि वो प्रभावी नहीं रहेंगे, अपने आप में समाप्त हो जाएंगे। दोनों विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो दोनों के सेशन के प्रारंभ में। अगर कुछ राज्यों में जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है वहाँ पर यदि डिफरेंट डेट्स में दोनों के सेशन शुरू होते हैं तो बाद में जिस सदन का सेशन शुरू होगा 6 सप्ताह की गणना उस सेशन के प्रारंभ से की जाएगी। लेकिन क्योंकि भारत में अधिकांश राज्यों में एक सदनीय ही विधायिका है, तो एक सदनीय विधायिका का जब सेशन प्रारंभ होगा तो उस प्रारंभ की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर ऐसे ऑर्डिनेंसेस को पारित कराना आवश्यक होगा। उससे पहले एक रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प के द्वारा भी इसको डिसअप्रूव किया जा सकता है, जिससे कि अगर विधान परिषद वहाँ पर मौजूद है तो उसके सहमत होना आवश्यक है। तो इस तरह से उसके संकल्प को पारित करके भी इसको वापस लिया जा सकता है। सब क्लॉज बी कहता है कि मे बी विड्रॉड एट एनी टाइम बाय द गवर्नर, यानी कि किसी भी समय में राज्यपाल महोदय के द्वारा इस अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है। क्लॉज 3 कहता है कि इफ़ एंड सो फॉर एज एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन विच वुड नॉट बी वैलिड इफ इनेक्टेड इन एक्ट ऑफ legislature of the state assented to by the governor, it shall be void। यानी कि अगर कोई ऐसा अध्यादेश पारित किया जाता है जो कि यदि विधि के रूप में पारित किया जाता और उसे यदि राज्य सरकार के द्वारा उसके पास शक्ति नहीं है उसे पारित करने की, ऐसी स्थिति में वह अध्यादेश जो है शून्य होगा। यानी कि किसी भी राज्य विधानसभा के द्वारा कोई ऐसा कानून पारित किया जाता या जिसके कुछ प्रावधान ऐसे होते जिनको कि जो उसकी शक्ति का अतिक्रमण करते, यानी कि उसके ऊपर उसकी अधिकारिता नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो कानून शून्य होते तो इस तरह के प्रावधान वाला यदि कोई ऑर्डिनेंस भी जारी किया जाता है तो वो ऑर्डिनेंस भी शून्य होगा। ये यहाँ पर क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। क्लॉज 4 डिलीट किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको कि 38वें संविधान संशोधन के द्वारा इंसर्ट किया गया है। सो वी हैव स्किप्ड दैट। The bills or provisions of article fall under 213(1)(a)(b)(c), which when come for promulgation to the governor, he has to act under the instruction of president. This can be divided into 2 category for convenience of explanation। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले चर्चा की है अनुच्छेद 213 क्लॉज ए के ABC यानी कि कंडीशन, जिसमें राष्ट्रपति के अनुदेशों के अंतर्गत ही राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, उसको हमने 2 कैटेगरी में यहाँ पर समझने के दृष्टिकोण से डिवाइड किया है। मस्ट यानी कि जो आवश्यक हैं, और मे जो कि राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करते हैं। इस तरह से 2
तरीके से हमने इनको अलग अलग डिवाइड समझने की दृष्टिकोण से किया है। तो मस्ट के अंतर्गत हम बात करते हैं सबसे पहले सेकंड प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 200 यानी कि अनुच्छेद 200 का जो द्वितीय हिस्सा है, विच इंजॉइन्स दैट एनी बिल derogate high court power shall be reserved for president if such ordinance is on table article 2131 oblique b requires instruction from president। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है उसके खास तौर से दूसरे हिस्से में कि यदि कोई ऐसा बिल जो कि संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता हो, उसे निश्चित रूप से आवश्यक रूप से राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो यदि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस भी आता है तो निश्चित है कि इस ऑर्डिनेंस को जारी करने से पहले राज्यपाल जो है राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश के अंतर्गत काम करेगा। तो इस तरह ये यहाँ पर मस्ट है, आवश्यक है। उसके बाद में अगला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 288 जिसका कि क्लॉज 2 यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि टैक्सेशन ऑन पावर एंड वाटर, इंट्रास्टेट रिवर प्रोजेक्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एट्सेट्रा such bill shall be reserved and assented by the president, so as such related ordinance shall only be promulgated as per president's instruction under section 2131B। तो यहाँ पर अनुच्छेद 288 के उपखंड 2 में खंड 2 में लिखा हुआ है कि टैक्सेशन यानी कि विद्युत और जल जो कि अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत शामिल होते हैं, उनके भंडारण, उनके वितरण और उनके उत्पादन इत्यादि के संदर्भ में यदि कोई बिल बनाया जाता है तो उसे निश्चित रूप से राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित किया जाता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इस तरह से इसी विषय को लेकर यदि कोई ऑर्डिनेंस जारी करने की कोशिश किसी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है तो निश्चित है कि राज्यपाल महोदय ऐसे ऑर्डिनेंस को अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट उनकी अनुदेश के अनुरूप ही जारी करेंगे अथवा नहीं करेंगे, जैसा आदेश उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्राप्त होगा। इसके बाद में इस तरह के सब्सिक्वेंट चेंजेस इन टैक्स रेट शैल आल्सो बी डन विद द प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। और यदि इस तरह का कोई टैक्स जिसकी अनुमति यदि मिल गई है और लगा दिया गया है तो उसमें अगर उसकी दर में कोई परिवर्तन करना है तो निश्चित रूप से इसमें भी प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, उसका खंड 4 जिसका कि सब उपखंड ए के अंतर्गत, जिसका कि सेकंड पार्ट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि मनी बिल और bills fall under 207 passed by legislature must be reserved for president, so as all ordinances of such provisions can only be promulgated under president's instruction। यानी कि यदि वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियाँ हों तो अनुच्छेद 360 लागू होता है। उसका खंड 4 उसका सब खंड 1 का द्वितीय हिस्सा जिसमें ये अंकित किया गया है कि मनी बिल और ऐसे बिल जो कि अंडर 207 होते हैं यानी कि वित्त बिल होते हैं पास्ड बाय लेजिस्लेचर, यदि वो राज्य विधान सभा के द्वारा पारित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो इस तरह से यदि इससे संबंधित इसी प्रावधानों से संबंधित यदि कोई ऑर्डिनेंस जारी करने की बात होती है तो निश्चित रूप से राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट्स के इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत यानी कि उनके अनुदेशों के अंतर्गत ही इस तरह के अध्यादेश को जारी करेगा अथवा नहीं करेगा। मैं यहाँ पर लिखा हुआ यानी कि ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि राज्यपाल महोदय कुछ हद तक अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो चाहें तो अंडर प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन काम कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो स्वयं अपने विवेकानुसार भी ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रावधान हम यहाँ पर देख लेते हैं। आर्टिकल 254(1) स्टेट लेजिस्लेचर लॉ repugnant to law or any provisions enacted by parliament in its competency or any existing law enacted by parliament on subject enumerated in concurrent list under the clause 2542 shall be void to the extent of repugnancy। यानी कि यदि
राज्य सरकार के द्वारा पारित कोई कानून केंद्रीय सरकार के किसी कानून के विरुद्ध है या उसके किसी हिस्से के विरुद्ध है, और यदि संसद के द्वारा किस समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय के ऊपर कानून बना रखा है, तो उस हद तक, जिस हद तक कि ये राज्य सरकार द्वारा पारित कानून उसका विरोध में होता है, वो शून्य होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ऑर्डिनेंस के ऊपर भी लागू किया गया है। तो आर्टिकल 254(2) ये कहता है कि द स्टेट लॉ डिस्पाइट द रिपग्नेंसी टू द पार्लियामेंट लॉ एज इन क्लॉज 1 shall prevail if the bill has been reserved and has assented by the president। यानी कि अनुच्छेद 254(2) में भी ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे राज्य सरकार के बिल को स्वीकृति दे दी गई है, तो निश्चित रूप से यदि वो संसद के किसी कानून के विरुद्ध भी जाता है या समवर्ती सूची में शामिल किसी कानून के विरुद्ध भी जाता है, तो भी वो मान्य होगा। यह अनुच्छेद 254(2) में लिखा हुआ है। तो ये जो 254(1) और 254(2) में जो प्रावधान है वो निश्चित रूप से ऑर्डिनेंसेस पे भी लागू होते हैं। सो एज द ऑर्डिनेंस ऑन सब्जेक्ट enumerated in concurrent might have repugnant provision, and therefore such ordinances can only be promulgated on or not depends upon the president's instruction। तो निश्चित है कि ये जो प्रावधान है जो कि कानूनों के संदर्भ में, विधि के संदर्भ में, वो यहाँ पर अध्यादेश के ऊपर भी लागू होते हैं। यदि अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित किया गया था, उनके अंडर इंस्ट्रक्शन बनाया गया, तो निश्चित रूप से वह मान्य होगा। आर्टिकल 304 एक ऐसा ही अन्य अनुच्छेद है। आर्टिकल 304 अनुच्छेद 304 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स, यानी कि राज्य के बीच में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ये प्रावधान अनुच्छेद 304 में हमें देखने को मिलते हैं। उपखंड ए, स्टेट by law can impose tax without discrimination between goods so imported from other state or union territories and goods so manufactured or produced। इसका मतलब ये है कि राज्य अपने अंतर्गत कोई किसी वस्तु के ऊपर कानून लगा सकता है, बिना किसी भेदभाव के कोई टैक्स लगा सकता है। तो ये भेदभाव उन्हें उन वस्तुओं में नहीं करना है जो कि उसके खुद के यहाँ उत्पादित होती हैं अथवा किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। तो टैक्सेशन में इस तरह का कोई भी भेदभाव राज्य सरकार नहीं कर सकती। इसका उपखंड बी कहता है कि इम्पोज सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विथ और विद इन दैट स्टेट एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार इस तरह के उत्पादित वस्तुएं या अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगा सकती है बिना किसी भेदभाव के, यदि वो जनहित में हो और लोकहित में हो। प्रोवाइडेड दैट नो बिल और अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी शैल बी इंट्रोड्यूस और मूव इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि इस तरह का कोई कानून या विधि राज्य तब तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसके ऊपर पूर्व स्वीकृति प्राप्त न की गई हो। तो इस तरह से स्पष्ट ये भी होता है कि यदि इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जाती है तो उस ऑर्डिनेंस को भी राष्ट्रपति महोदय के इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत ही, उनके अनुदेशों के अंतर्गत ही लागू किया जाएगा, प्रख्यापित किया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कि देयरफॉर एन ऑर्डिनेंस हैविंग प्रोविजंस मेंशन इन 304A एंड ऑफ नेचर मेंशन इन 30B फॉल अंडर 2131A शैल बी प्रोमुलेटेड और नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शन। यानी कि राष्ट्रपति महोदय की अनुदेश के अनुरूप ही इस तरह के कानून के प्रोविज़न वाले ऑर्डिनेंस जारी किए जाएंगे अथवा जारी नहीं किए जाएंगे। जैसा भी केस होगा, जैसा भी अनुदेश राष्ट्रपति महोदय से जारी होंगे, उसी के अनुरूप यहाँ पर राज्यपाल जो है ऑर्डिनेंस जारी करेगा अथवा नहीं करेगा। होपफुली ऑर्डिनेंस के ऊपर आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। यदि इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी उनका समाधान करने की।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं इसी ऑर्डिनेंस से संबंधित जो जुडिशियल अप्रोच है उसको हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। तो वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।